तो मोनोपोलिस्ट का कोई सप्लाई कर्व नहीं होता। जो कंपेटिटिव फर्म है उसका प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। जो मार्केट के अंदर प्राइस है वही उसने कबूल करनी है। जब प्राइस गिवन होती है तो जो कंपेटिटिव फर्म है वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में उस हिसाब से लेके आती है। लेकिन चूंकि जो मोनोपोलिस्ट है वो सिंगल फर्म है और इसका कोई सप्लाई कर्व नहीं होता, जबकि प्योर कंपटीशन के अंदर जो फर्म्स हैं वो रिएक्ट करती हैं टुवर्ड्स प्राइस चेंजेस। तो जो मोनोपोली फर्म है हमने पढ़ा हुआ है कि वो प्राइस मेकर है, वो प्राइस टेकर नहीं है। तो मोनोपोली किसी भी टाइम पे किसी भी वक्त हो सकती है, जरूरी नहीं है हम पूरे पाकिस्तान की बात करें। अब अगर फर्ज करें फैसलाबाद के अंदर एक ही टीचर हो इकोनॉमिक्स का, तो उसकी मोनोपोली है, वो जिससे जितनी मर्जी किसी को फ्री में ट्यूशन पढ़ा दे, किसी को फ्री में इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा दे, किसी से वो कहे मैंने आपसे 1 लाख लेना है, तो जो 1 लाख दे सकेगा उसको वो पढ़ाएगा, नहीं दे सकेगा वो घर बैठा रहेगा। अगर वो कहता है 50,000 है मेरी फीस, तो 50,000 पे शायद कुछ और लोग आ जाएं। तो मोनोपोली जहां पे भी होगी उस मोनोपोलिस्ट की मर्जी होगी प्राइस उस हिसाब से। तो जो मोनोपोलिस्ट है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो मोनोपोलिस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि फैसलाबाद के अंदर एक ही इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर है, तो उसकी मोनोपोली होगी। वो जिससे जो मर्जी प्राइस लेना चाहेगा वो लेगा, किसी को फ्री में पढ़ाए, किसी को थोड़े पैसों में, किसी को ज्यादा पैसों में। तो उसकी कोई सप्लाई नहीं है। सप्लाई कर्व उसका नहीं है कि उसने बिहेव करना है इन रिस्पांस टू प्राइस, बल्कि प्राइस वो अपनी मर्जी से सेट करेगा। सप्लाई कर्व तो होता है ना कि प्राइस के हिसाब से वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है जो सप्लायर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसकी सप्लाई है, उसने प्राइस किसी को कम दे किसी को ज्यादा दे, तो वो तो मौजूद है। यानी प्राइस कम होगी तो ज्यादा लोग उसके पास ट्यूशन पढ़ने जाएंगे, अगर वो ज्यादा प्राइस ज्यादा चार्ज करेगा ट्यूशन फीस तो कम लोग जाएंगे। तो यही बात है कि जो क्वांटिटी है इट डजंट डिपेंड ऑन प्राइस, रादर क्वांटिटी एंड प्राइस आर जॉइंटली डिटरमिन्ड बाय मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू एंड द डिमांड कर्व। तो ये एक केस स्टडी है मोनोपोली वर्सेस जेनेरिक ड्रग्स। तो ये टिपिकल ड्रग्स की मार्केट है। जो जब एक नई ड्रग मार्केट में आती है तो गवर्नमेंट्स या जहां पे वो बनी होती है उसको पेटेंट मिलता है उस कंपनी को कि उस कंपनी के अलावा कोई और कंपनी या इंडस्ट्री उस तरह की दवाई नहीं बना सकती। तो वो जो पहली दफा बनाने वाली फर्म होती है वही उसकी सेलर भी होती है, सप्लायर भी होती है, और इसलिए वो मोनोपोलिस्ट होती है। तो मोनोपोलिस्ट वो इस तरह से बन जाती है कि जब वो उन्होंने पहली दफा, जैसे आप आजकल कोविड का देख रहे हैं, तो जो कंपनी पहली दफा वैक्सीन बनाएगी उसको पेटेंट मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि वही बना सकती है, वही मार्केट कर सकती है, वही बेच सकती है। और कोई फर्म ना तो उसके पास वो ड्रग है, ना वो बना रही है। और अगर वो 2 नंबरी करके अपने नाम से या उसी तरह की मिलती जुलती कोई चीज बना के बेचना चाहेगी, तो पेटेंट जिसके पास होगा, जिसने पहली दफा वो चीज बनाई होगी, वो किसी भी अदालत के अंदर किसी भी फोरम पे उसको चैलेंज कर सकती है। तो जब एक नई ड्रग मार्केट में आती है तो उसको पेटेंट किया जाता है, और जब पेटेंट मिल जाता है तो वो एक तरह की टेम्परेरी मोनोपोली बन जाती है। पेटेंट एक खास ड्यूरेशन के लिए होता है, साल के लिए, 2 साल के लिए। तो जब वो पीरियड खत्म होगा उसके बाद नई फर्म्स आ जाएंगी, वो देखेंगी इस चीज के अंदर क्या क्या इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो फिर वो उस तरह की चीज बना लेंगे और फिर वो उस मार्केट के अंदर एंटर हो जाएंगे, और जो मोनोपोली है वो टूट जाएगी पहले वाली फर्म की। तो ये उसका एक ग्राफ है। ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं ये टिपिकल ड्रग की है। जब पेटेंट एक्सपायर होता है तो फिर क्या होता है, नई फर्म्स मार्केट के अंदर आ जाती हैं और जेनेरिक प्रोडक्ट्स भी अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। यानी कंपटीशन शुरू हो जाता है। जेनेरिक का मतलब क्या है, पेटेंट के ड्यूरेशन में तो कोई फर्म मार्केट में आ ही नहीं सकती, लेकिन जब पेटेंट खत्म हो जाएगा तो बहुत सारी जो कंपनीज हैं उस तरह का प्रोडक्ट बना रही हैं, तो वो भी उसी तरह का प्रोडक्ट उसको मार्केट करेंगी। नाम उनका कोई भी हो सकता है, लेकिन वो बताएंगे कि इसकी खसूसियात या इसके करेक्टरिस्टिक्स उससे मिलते जुलते हैं। तो वो फिर जेनेरिक ड्रग्स मार्केट में आएंगी तो जो डिमांड कर्व है वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये वाला जो आप देख रहे हैं रेड वाला हॉरिजेंटल, जब कंपटीशन शुरू हो जाएगा
तो पीएम आप देख रहे हैं मोनोपोली की सिचुएशन में जो प्राइस है वो पीएम ज्यादा है, लेकिन जब कंपटीशन शुरू हुआ है तो पीसी इज इक्वल टू एमसी। ये कंपेटिटिव प्राइसिंग है। प्योर कंपटीशन के अंदर जो प्राइस है उसको हमने पीसी से शो किया हुआ है और मार्जिनल कॉस्ट, तो वहां पे फिर ये वाली प्राइस सेट होगी। तो आप देख रहे हैं मोनोपोलिस्ट की प्राइस ज्यादा है, और जो प्योर कंपटीशन में कंपटीशन आएगा तो फर्म्स ने आपस में compete करना है, और उनका कंपटीशन क्या है, वो प्राइसेस कम या ज्यादा करके। तो जो कम प्राइस करेगी उसके पास ज्यादा कस्टमर्स जाएंगे, उसके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, तो इसलिए कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइस वो डाउन हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। अब देखें प्योर कंपटीशन के अंदर क्या हुआ है, प्राइस एक तो कम हुई है और लाभ डिमांड अब वहां यहाँ पे काम कर रहा है। प्राइस क्योंकि कम हो गई तो डिमांड कहाँ पे चली गई, ये देखें यहाँ पे क्यूसी। तो जो मार्केटेड क्वांटिटी है वो भी बढ़ गई है। उसकी वजह क्या है, दो तरह के इफेक्ट्स हुए हैं। हमने जैसे बात की थी कि आउटपुट इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट। तो इसमें प्राइस इफेक्ट वो भी पॉजिटिव है, यानी प्राइस कम हुई है तो डिमांड बढ़ी है, और दूसरी तरफ से जो आउटपुट है वो भी बढ़ी है। किस वजह से, क्योंकि मोर मोर फर्म्स हैव एंटर्ड इन द मार्केट। तो आप देख रहे हैं क्यूसी जो प्योर कंपटीशन की क्वांटिटी है वो भी बढ़ गई है। मोनोपोली की वेलफेयर कास्ट क्या होती है, यानी कंज्यूमर्स को या प्रोड्यूसर्स को इसका क्या फायदा होता है या क्या नुकसान हो सकता है। अब प्रोड्यूसर, मोनोपोली के अंदर एक ही प्रोड्यूसर है, तो हम देखते हैं इसका सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है। हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कंपेटिटिव मार्केट के अंदर, आपको याद होगा हमने कहा था सोशली ऑप्टिमल प्राइस। तो जो जो सरप्लस है या सोशल सरप्लस है या टोटल सरप्लस है वो मैक्सिमम होता है व्हेन प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन मोनोपोली के अंदर तो आपने देखा है कि जो प्राइस है वो मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा होती है। जब आप प्राइस डिटरमिन कर रहे होते हैं उसके लिए तो रूल यही चलना है हर जगह पे, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जहां पे बराबर होंगी वो उसको आप यूज करके क्वांटिटी और प्राइस डिटरमिन कर सकते हैं। तो मोनोपोली के अंदर जो मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस वो बराबर नहीं होती, प्राइस ज्यादा होती है, मार्जिनल रेवेन्यू कम होता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, द वैल्यू टू द बायर्स ऑफ एन एडिशनल यूनिट exceeds the cost of the resources needed to produce that unit। इसमें क्या है, P is greater than marginal revenue। तो P क्या है, P है वैल्यू। प्राइस आपको पता है, प्राइस या वैल्यू एक ही चीज है। वैल्यू वैल्यू को हम दूसरे पैसों के अलावा भी शो कर सकते हैं। प्राइस और वैल्यू में ये डिफरेंस होता है कि प्राइस तो हमेशा मॉनिटरी टर्म्स में होती है, लेकिन वैल्यू जो है वो नॉन मॉनिटरी भी हो सकती है। मसलन एक छोटा बर्गर और एक बड़ा बर्गर, तो दो, एक की प्राइस कम है एक की प्राइस ज्यादा है, तो कस्टमर्स के लिए उसकी वैल्यू कितनी होगी, छोटे वाले की वैल्यू कम होगी क्योंकि उससे कम भूख खत्म होगी। जो बड़े वाला है उससे अगर आपको भूख हो तो वो भूख आपकी मिट जाएगी, छोटे वाला खाएंगे तो पूरी तरह से आपकी भूख खत्म नहीं होगी। तो इसलिए आप बड़े को ज्यादा वैल्यू देते हैं और उसके लिए आप ज्यादा पे करने के लिए तैयार इसीलिए हैं कि आप उसको ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं। आपकी नजरों में उसकी जो वैल्यू है उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा है, इसलिए आप उसके लिए ज्यादा पे करने के लिए तैयार हैं। तो ये है वैल्यू। तो जब मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस से कम है तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस है जो सोसाइटी, यानी वैल्यू जो सोसाइटी डिटरमिन करती है या बायर्स डिटरमिन करते हैं। तो चूंकि प्राइस ज्यादा है और मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू है जो प्रोड्यूसर को मिल रहा है। वो चीज जो प्रोड्यूसर को, रेवेन्यू रेवेन्यू आपको पता है ना, कोई चीज बेचे तो उससे मिलने वाले पैसे को हम कहते हैं, कोई चीज बेचने से मिलने वाले पैसे। तो कौन बेच रहा है, जो प्रोड्यूसर है, और प्रोड्यूसर कौन है, वो मोनोपोलिस्ट है। तो उसको जो पैसे मिल रहे हैं वो थोड़े हैं एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट इन द आईज ऑफ द कंज्यूमर, यानी ज्यादा वैल्यू की चीज कंज्यूमर्स को मिल रही है और उस वैल्यू के बराबर तो वो चीज बना कौन रहा है, वो मोनोपोलिस्ट बना रहा है। तो उसको आने वाला खर्चा ज्यादा है उस यूनिट पे एज कंपेयर टू द वैल्यू इन द आईज ऑफ द कंज्यूमर्स। तो ये चीज है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या, द मोनोपोली क्वांटिटी इज टू लो।
and it could increase total surplus with a larger quantity। तो इसका एक मतलब ये भी है कि जो मोनोपोली क्वांटिटी है, आउटपुट है, वो काफी थोड़ी है। यही प्राइस ज्यादा है और मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट वो कम है। तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज प्रोड्यूसर बना रहा है उस पे आने वाला खर्चा थोड़ा है, तो ये अंडर एलोकेशन को शो करता है, रिसोर्सेज की अंडर एलोकेशन हो रही है। तो मार्जिनल कास्ट हमने बढ़ानी है। मार्जिनल कास्ट कैसे बढ़ेगी? आपने सुना हुआ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स और मार्जिनल कास्ट का एक फार्मूला भी आपने पढ़ा होगा, वो बराबर होता है पी प्राइस ऑफ आउटपुट या प्राइस ऑफ इनपुट डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये चीज अगर हमने बढ़ानी हो मार्जिनल कास्ट, तो हमें क्या करना होगा? हमें मार्जिनल प्रोडक्ट कम करना पड़ेगा। और मार्जिनल प्रोडक्ट कम कब होता है? जब आप ज्यादा इनपुट यूज करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के अंडर जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन करना शुरू कर जाता है। तो प्राइस ऑफ इनपुट्स वो कांस्टेंट होती है, तो ये वाला जो फैक्टर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि जो मोनोपोलिस्ट आउटपुट है वो काफी थोड़ी है। और इससे क्या होता है? देयर इज डेड वेट लॉस, यानी सोसाइटी को नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं। डेड वेट लॉस क्या है? ये वो वाला नुकसान है कि वो किसी को फायदा नहीं कर रहा, ना प्रोड्यूसर को फायदा कर रहा है ना कंज्यूमर को। ये डिमांड कर्व है और ये मार्जिनल कास्ट है। ये प्योर कंपटीशन के अंदर इक्विलिब्रियम भी आपने सुना हुआ है, देखा हुआ है। ये इक्विलिब्रियम है जहां पे प्राइस और मार्जिनल कास्ट दोनों बराबर होती हैं। और जो हमारा इंडस्ट्री के अंदर आपने देखा है वो यहीं पे इक्विलिब्रियम होता है। मोनोपोली के अंदर क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोनोपोलिस्ट, वहां पे प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कास्ट, आपने देखा हुआ है। तो डेड वेट लॉस होगा। ये देखें, ये कंपेटिटिव फार्म का इक्विलिब्रियम है, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपके सामने है। तो यहाँ पे जो टोटल सरप्लस है वो मैक्सिमम होगा। ये देखें यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है ये कंज्यूमर सरप्लस है। इससे नीचे वाला हिस्सा जो सप्लाई कर्व और प्राइस लाइन के दरमियान का हिस्सा है वो प्रोड्यूसर सरप्लस है। तो कुछ कुछ बेनिफिट प्रोड्यूसर को मिल रहा है, कुछ बेनिफिट कंज्यूमर को मिल रहा है। तो जब प्योर कंपटीशन में प्राइस सेट होगी ये 10 की, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? ये वो डिफरेंस है बिटवीन द प्राइस एक प्रोड्यूसर इज विलिंग टू एक्सेप्ट एंड व्हाट एक्चुअली ही रिसीव्स विद इन द मार्केट। जहां पे देखें वो 10 रुपए उसको मिल रहे हैं, 10 यूनिट्स के उसको हर यूनिट 10 रुपए में मिल रहा है। इससे पीछे अगर ये सप्लाई कर्व है तो इससे पीछे देखें तो वो 2 रुपए पे भी देने के लिए तैयार था, 3 पे भी कुछ देने के लिए, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे। यहाँ पे 9 है तो 9 पे वो 9 यूनिट देने के लिए तैयार था। जहां पे 9 पे वो 9 देने के लिए तैयार था, अब 10 पे 10 देने के लिए तैयार है। तो इसको एक जो एक्स्ट्रा यूनिट बेच रहा है उसको 1 रुपए का फायदा हुआ है। 8 प्राइस पे वो 8 देने के लिए तैयार था लेकिन आपको 10 मिल रही है, तो वो जो दो अगले यूनिट्स हैं उन पे उसको 2 रुपए का फायदा हो गया। 7 पे वो 7 देने के लिए तैयार था, तो अब 10 दे रहा है 10 पे, तो 3 पे उसको 3 का फायदा हुआ। तो ऊपर वाला एरिया जो प्राइस लाइन से ऊपर और डिमांड कर्व के नीचे का एरिया है वो कंज्यूमर सरप्लस होता है, और प्राइस लाइन और सप्लाई कर्व के दरमियान का जो रहता है वो प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। तो इसको हम सोशल सरप्लस भी बोलते हैं या टोटल सरप्लस। उसकी वजह क्या है कि ये सोसाइटी को फायदा हो रहा है, कंज्यूमर्स को कुछ हो रहा है, कुछ प्रोड्यूसर्स को, तो दोनों सोसाइटी का हिस्सा है। लेकिन जब हम मोनोपोली की बात करते हैं तो फिर वहां पे डेड वेट लॉस आ जाता है। ये देखें आप, ये मोनोपोली सिचुएशन है और इसमें क्या होता है? प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है? क्यू एम। वो कहां पे है? अभी आप देखेंगे ये है क्यू एम, यहां पे ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। और लेकिन जो प्राइस है, प्राइस ये है, और जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो यहां पे है। तो इसमें अभी आप देखें, ये देखें प्राइस ज्यादा है और मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों कम है। तो इसका मतलब क्या है? ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया ये किसी को भी नहीं मिल रहा। पहले कंज्यूमर सरप्लस आपने देखा है यहां से लेकर यहां तक था,
तो ये आप देखें, ये एरिया, ये वाला एरिया जो है ये निकल गया उसमें से। अब जो कंज्यूमर सरप्लस है वो ये है, प्राइस लाइन ये है और डिमांड कर्व ये है। तो ये वाली जो ट्राइएंगल है ये आपका कंज्यूमर सरप्लस है, ये वाला। और अगर कंज्यूमर से कुछ चीजें कम हुई हैं तो वो, अगर वो सारी की सारी प्रोड्यूसर को मिल जाती तो सोसाइटी में तो वो रहता ही ना। लेकिन अभी आप देखेंगे कि कुछ हिस्सा जो है वो प्रोड्यूसर को भी नहीं मिला। ये देखें, ये है, ये एरिया कंज्यूमर सरप्लस का कम हुआ है कि नहीं हुआ। पहले यहां से लेकर ये सारी जो रेक्टेंगल है, जो ओरिजिनल हमारा कंज्यूमर सरप्लस था वो ये था। तो इसमें से ये सारा एरिया निकल गया है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि अगर ये, तो ये निकल के प्रोड्यूसर को मिल जाता तो रहता तो उसी सोसाइटी में। तो प्रोड्यूसर सरप्लस में क्या होता है, एरिया बिटवीन प्राइस लाइन एंड सप्लाई कर, तो वो कौन सा है अभी आपको मैं बना के दिखा देता हूं। ये है, ये है प्रोड्यूसर सरप्लस। आप देखें इसमें, अब देखें जो कमी आई है कंज्यूमर सरप्लस में वो तो थी, ये इसमें से ये वाला जो हिस्सा है, ये जो कमी आई है कंज्यूमर सरप्लस में से, वो किस में ऐड हो गया है, ये प्रोड्यूसर सरप्लस में ऐड हो गया है। क्योंकि प्रोड्यूसर सरप्लस इससे पहले ये वाला नीचे वाला एरिया था। अब ये वाला हिस्सा तो प्रोड्यूसर सरप्लस में ऐड हुआ है, लेकिन ये एरिया कहां गया, ये प्रोड्यूसर को तो नहीं मिल रहा। मैंने आपको ये जो येलो वाला बना के दिखाया है ये प्रोड्यूसर को नहीं मिल रहा। तो इसमें अगर आप देखें तो जो कंपेटिटिव मार्केट के अंदर प्रोड्यूसर सरप्लस है वो ये वाला एरिया था, ये वाला। मोनापली के अंदर ये वाला एरिया, ये इसमें ऐड हुआ है। आप देख रहे हैं ना ये वाला एरिया, क्योंकि प्राइस अब ये है तो उसमें ये वाला जो रेड वाला मैंने अभी किया वो इसमें शामिल नहीं है। और इवन ये वाला एरिया भी आप देखें, ये वाला एरिया, तो वो भी इसमें शामिल नहीं है। इसको हम बोलते हैं डेड वेट लॉस। तो ऊपर देखें, हम कंज्यूमर को भी देखें तो कंज्यूमर में ये वाली भी कमी आई है, लेकिन ये वाला जो एरिया है, ये वाली ट्राइएंगल, वो किसी को नहीं मिल रही। ये लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस है ये वाला। अब दूसरी तरफ हमने इसमें देखा ये वाला जो एरिया है ये प्रोड्यूसर को मिलना शुरू हो गया, लेकिन ये जो ट्रायंगल है ये प्रोड्यूसर को भी नहीं मिल रही। उधर से कट गए हैं, कंज्यूमर में से निकल गए हैं, लेकिन प्रोड्यूसर को नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ प्रोड्यूसर का जो सरप्लस, अब ये नीचे वाला सारा एरिया है प्रोड्यूसर का, ये सारा, तो पहले था ये, उसमें ये भी था, तो ये ऐड हुआ है और ये उसमें से निकल गया। तो नेट इफेक्ट का हमें नहीं पता प्रोड्यूसर को, नेट इफेक्ट अगर तो ये ज्यादा हो इस रेक्टेंगल से, ऊपर वाली से, तो इसको भी नुकसान हुआ है। और अगर ये वाली रेक्टेंगल इस ट्राइएंगल से ज्यादा हो तो इसको बेनिफिट हुआ है। इसको तो बेनिफिट हुआ, लेकिन कंज्यूमर नुकसान में चला गया। अगर तो होता ना, जितना नुकसान कंज्यूमर का हुआ है वो सारे का सारा ट्रांसफर हो जाता प्रोड्यूसर को, तो फिर भी सोसाइटी में हालात ठीक रहते। तो मोनोपोली में भी जो वेलफेयर लेवल है वो कंज्यूमर्स का कम हो जाता है।